अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखिर। मुल्क में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया और हर मर्तबा यानी किसी भी मौके पर किसी भी प्लेटफार्म पर हम सुनते हैं, देखते हैं तो हमें पता चलता है हुकूमत की जानिब से, बिलखुसूस मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, मरकज़ी हुकूमत को चलाने वालों की जानिब से, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर दाखिला हो, चाहे कोई भी काबीनी वज़ीर हों, चाहे बीजेपी के लीडरान हो, ये बात बार बार दोहराई जाती है कि मुल्क में सबका साथ सबका विकास, सब तो सबका विश्वास जीतने की बात की जाती है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि ये किस तरह का विकास है, किस तरह का साथ है, किस तरह का विश्वास है जिसके हवाले से दावे किए जाते हैं। इसलिए कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों, बिलखुसूस ख़ास इलाक़ों से जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं या जिस तरह का माहौल बन रहा है, वो बहुत सारे सवालात खड़े कर रहा है। बिलखुसूस ये कहा जा रहा है कि मुल्क की जो अक़लियतें हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनमें बिलखुसूस मुसलमान, वो अपने अदम इत्मीनान का, बेचैनी का और अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं मुख्तलिफ़ मामलात को लेकर। यानी इंतखाबात जब आते हैं तो इंतखाबात किसी भी जमहूरी मुल्क में उस मुल्क के या फिर उस रियासत के लोगों के लिए एक मौका फराहम करते हैं कि वो अपनी मनपसंद हुकूमत और अपने पसंद के नुमाइंदों को वो चुनें और उन्हें इख्तिदार से नवाजें ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। लेकिन क्या अब सवाल ये है कि जब भी इंतखाबात आ रहे हैं तो सेलेक्टिव एतबार से कि एक ख़ास तबके की उलझनें बढ़ रही हैं किसी भी एतबार से, चाहे वो सड़कों पर पेश आने वाले वाक़यात हों या फिर जिस तरह से अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिहार में जो कुछ मामला वोटर लिस्ट के हवाले से शुरू किया गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे दौरा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, इसको चैलेंज किया गया है कि ये किस तरह का अमल सुप्रीम यानी इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है, जिसमें मालूम ऐसा हो रहा है कि वोटर्स को बजाय सहूलत पहुंचाने के वोटर्स को यानी डी वोटर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह का इल्ज़ाम लग रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि लाखों बल्कि करोड़ों लोग इस वक्त बेचैनी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ वोट डालने के हवाले से बात उनकी नहीं चल रही है, बल्कि उनकी बात शहरियत की, उनकी शनाख्त तक पहुंच चुकी है। क्या मामलात हैं, क्या कानूनी जो है तकाज़े हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से किस तरह की ये पहल की गई है। आसाम भी हमारी नज़रों के सामने है, अब बिहार भी हमारी नज़रों के सामने है और वो भी एक मिसाल बन रही है। शायद इसी तनाजुर में बहरहाल हम बात करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो खिताब किया है बोधन टाउन में, बहुत सारी बातें, बहुत सारा उन्होंने आगाह कर दिया। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, किस बात से सारे मुल्क की अक़लियतों को, बिलखुसूस मुसलमानों और दलितों को किस तरह से उन्होंने खबरदार किया है, आगाह किया है, इस पर बात करेंगे। और आज ही की अगर हम बात करें तो आसाम के गोलपारा में गैर मजाज कब्ज़ेजात के नाम पर यानी जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, इसमें आज जो जिनके मकानात को मुनदम किया गया था उन्होंने एहतजाज किया, वहाँ पर सीधे सीधे फायरिंग कर दी गई जिसमें 2 लोगों की जानें चली गई। तो आज हम आसाम की भी बात करेंगे, बिहार की भी बात करेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। कुछ ही वक्त में हमारे साथ एडवोकेट संतोष कुमार यादव साहब, सियासी तजियाकार, सीनियर एडवोकेट, माहिर क़ानून, पटना से जुड़ेंगे। और इसके अलावा आसाम से हमारे साथ नूरुल इस्लाम साहब, सदर आसाम इत्तेहाद फ्रंट, वो समाजी जहादकार, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, इस पर हम जो है सुनते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में जारी SIR के असरात से दूसरी रियासतों के अवाम को भी खबरदार कर दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि SIR को मगरबी बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु तक वुसअत दी जा सकती है। बोधन में वक्फ बचाओ मुहिम के तहत मुनक्कदा जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क की मुस्लिम अक़लियत और दलितों से अपील की है कि इन्हें अपने तमाम दरकार दस्तावेजात को महफूज रखना होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया गया तो इसकी सबसे ज्यादा खुशी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को होगी। सदर मजलिस का कहना था कि SIR से मुतालिक अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास अभी वक्त है। आपके पास पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं जमात की मार्कशीट महफूज होने चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, पेंशन ऑर्डर, 2BHK का सर्टिफिकेट है तो इसे महफूज रखें। सरकारी मुलाजिमीन
को मुलाजिमत का ID कार्ड समेत दीगर तमाम दस्तावेजात भी तैयार रखना चाहिए। सदर मजलिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार में SIR के लिए उन तमाम दस्तावेजात यानी इस तरह के दस्तावेजात वो तलब कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो वोटर लिस्ट अब बनाई जा रही है, मैं तेलंगाना के आप तमाम लोगों से, खास तौर से भारत के गरीबों से, चाहे वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो, खास तौर से मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से ये कह रहा हूं कि आप तैयार हो जाइए। अगर तेलंगाना हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो या भारत में पूरे रियासतों में इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा, तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपना एक एक का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। हाँ, जो हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल के ऊपर है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनाइए। आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए, और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखिए, अगर नहीं है तो बनवाइए। पासपोर्ट नहीं है तो बनवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए। अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है तो जो पेंशन का ऑर्डर मिलता है उसको उठाकर रखिए। अगर आपको 2 BHK का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको 2 BHK दिया गया, उसको उठाकर हिफाजत से रखिए। अगर जमीन गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की तो उसको उठाकर रखिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या थे, उसका ID कार्ड उठाकर रखिए, क्योंकि याद रखिए मेरी इस बात को कि अब जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतें BLOs को दी हैं बिहार में, उसमें यह कहा गया कि अगर इलियास साहब के घर पर कोई 3 मरतबा BLO चला जाएगा और 3 मरतबा किसी जायज वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे, तो BLO उसकी इत्तला ERO को और AERO को देगा, और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन तमाम ओहदेदारों को इत्तला देना कि इलियास साहब शायद भारत के नागरिक नहीं हैं। तो ये सिटीजनशिप का मसला पैदा हो जाएगा। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। मैं आज यहां बोधन की सरजमीन से खड़े होकर उन तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। आपके पास अगर गवर्नमेंट की स्कीम का दिया हुआ 2 BHK का सर्टिफिकेट है तो उसको उठाकर रखिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि 10 डॉक्यूमेंट की बात जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की, वो यही 10 डॉक्यूमेंट है। हमने सुप्रीम कोर्ट को अख्तरुल ईमान मजलिस की तरफ से गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा कि प्राइमा फेसी हम इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि आधार कार्ड को भी, जो इलेक्शन कमीशन का वोट डालने का एपिक कार्ड होता है, राशन कार्ड को भी वो कंसिडर करे। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। पासपोर्ट बना सकते, दबा के पासपोर्ट बनाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप आते हैं उस कास्ट में तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को बना के रखो। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्यों खुशी होगी?
क्यों खुशी होगी बताता हूं मैं आपको। आपका नाम जब तक वोटर लिस्ट में रहा, जैसा हम अब मोदी से सवाल कर रहे हैं, बताओ गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है और दौलतमंद क्यों हो रहा है, तो मोदी ये नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल करे। अगर नौजवानों तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो तुमको इख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि फुला इलाके में बांग्लादेशी है, फुला इलाके में रोहिंग्या म्यांमार के लोग हैं, फुला इलाकों में नेपाली लोग आके बस गए, ये सब तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बाखबर कर रहा हूं। ये जज्बात में लाने के लिए, ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया कि पूरे भारत में इंटेंसिव रिवीजन होगा। और तेलंगाना में जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, मेरे ख्याल से अगर मेरा हाफिजा सही है तो 2007 में या फिर 2002 में हुआ था। मगर ये चीज की तैयारी करके रखिए। मैं भी रशादी साहब से बात कर रहा था कि हमको अनकरीब में तेलंगाना में एक हमारे सदर साहब की मौजूदगी में, उनकी क़यादत में एक मीटिंग करके हम तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को बुलाकर हम उनसे अपील करें, बल्कि हर जुमे के खुतबे से पहले जो लोग मस्जिदों में वाज करते हैं या बयान देते हैं, मेरी आपसे भी अपील है कि आप लोगों को बाखबर करिए। ये साजिशें की जा रही हैं। कल तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो वोट डालना तो दूर की बात, कोई आकर तुमसे कहेगा कि अपनी शहरियत साबित करो। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भिजा दिया जाएगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। पहले एसपी बॉर्डर को बोला जाएगा, एसपी बॉर्डर लेटर लिखेगा मिनिस्ट्री होम अफेयर्स को, वहां पर 3 ऑफिसर के दस्तखत के बाद आपका मुकदमा चलेगा। यानी आप अपने रोजगार से महरूम। सबसे ज्यादा बड़ी चीज यह कि आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएंगे। लोग आपको उंगली उठाकर बोलेंगे अरे इसका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया, यह भारत का शहरी नहीं है। इसीलिए आप याद रखो, अभी से मैंने जो बात कही उस पर अमल करने की कोशिश करिए। मेरे दुश्मन बहुत हैं, मुझसे इख्तलाफ करने वालों की भी तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत के कोई लैला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मुझसे बहुत चाहने वाले हैं, मगर उसकी परवाह मत करो, मैं तुमको बाखबर कर रहा हूं। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हम बिहार की बात कर रहे हैं, वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, और फिर इलेक्शंस जहां जहां होंगे या फिर जो दीगर रियासतों की बात की जा रही है, स्टेट्स की बात की जा रही है। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भी आपने सुना कि उन्होंने जितने यानी वोटर्स को बाज़ाब्ता तौर पर उनकी शऊर बेदारी करते हुए उन्होंने आगाह भी किया, ख़बरदार भी किया कि आप जो दस्तावेज़ात अपने हो सकते हैं वो उसको जो है महफूज रखें। और इसी के साथ साथ संतोष कुमार यादव साहब ने जो टाइम बिंग है, यानी कि ठीक है बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है कि वो जांच पड़ताल कर सकता है, लेकिन क्या वजह है कि इतने बरस आप खामोश रहे, सिर्फ चंद महीने इलेक्शंस के लिए बाकी हैं और आप ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल बन रहा है, इस पर जो है सवाल ये खड़ा हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात है कि जवाब क्या मिल रहा है। 21 को यानी हल्फनामा दाखिल किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, यानी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद फिर 28 को फिर समाअत होगी, हियरिंग होगी, तो क्या फैसला आएगा। और इससे मुताल्लिक एक सवाल है, मैं ज़रूर संतोष कुमार यादव साहब से सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आसाम का रुख करेंगे। मैं चाहूँगा कि पैनल से वो तस्वीर भी बताएं, और हमारे साथ मौजूद मेहमान नूरुल इस्लाम साहब भी जुड़ चुके हैं, सदर आसाम इत्तेहाद फ्रंट। उनसे भी हम ज़रूर इस इंसिडेंट के हवाले से जानकारी लेंगे। उसके बाद फिर संतोष कुमार यादव साहब से ज़रूर ये जानेंगे कि ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो दरहकीकत क्या हैं। तो बहरहाल आपको बता दूं कि आसाम के गोलपारा के पेकान में आज सुबह गैर कानूनी तामीरात की इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे मुकामी लोगों पर फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग के नतीजे में 2 लोगों की जान चली गई। आसाम हुकूमत की जानिब से इलाके के कुछ मकानात को इल्लीगल गैर कानूनी करार देते हुए निशानदेही की गई थी, जिसके बाद मुकामी लोग आर्जी कैंपों में मुकीम हैं। लेकिन जब इंतजामिया
अहलकार, इंतज़ामी अहलकार जब यानी यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि हमें अपने मकानात से कुछ ज़रूरी जो साजो सामान है वो लेने का मौका दिया जाए। इस दरमियान एहतजाजियों और इंतज़ामिया के अफसरान के दरमियान यानी बहस मुबाहिजा हुआ, कुछ झड़प भी हुई, जिसके बाद लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन इसी दौरान फायरिंग इन पर कर दी गई, जिसके नतीजे में 2 लोगों की जान चली गई। बहरहाल ये जो विक्टिम्स हैं ये क्या कह रहे हैं थोड़ा सा आप सुन लें, उसके बाद फिर हम नूरुल इस्लाम साहब से जानेंगे कि क्या मामला था, फिर संतोष कुमार साहब की तरफ जाएंगे और उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। और ग्वालपारा जिला में इवेक्शन हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ असम जो इवेक्ट किया है सिर्फ मुसलमान भाइयों को देख कर उन लोगों का घर और मस्जिद जितना था पूरा का पूरा इवेक्शन में वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसका बाद वहाँ पे जो विदाउट शेल्टर लोग रह रहा था, तिरपल का अंदर से घर बनाकर रह रहा था, उन लोगों को आज दिन की शुरुआत में पुलिस जाकर वहाँ पे अटैक किया है और पुलिस और इवेक्टेड लोगों के बीच में जो हाथापाई हुआ है उसमें फायर किया है असम पुलिस ने। तो असम पुलिस ने जो फायर किया है उस फायरिंग के दौरान एक मुसलमान भाइयों का शहीद हुआ है और साथ साथ में 20 से अधिक लोग माँ बहने वो और भाइयों लोग यहाँ पे इवेक्ट होकर वो घायल होकर अभी हॉस्पिटल में जीवन लेकर वो फाइट कर रहा है। तो अभी बात यह है कि वहाँ का जो डीएफओ है, वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, उन लोगों का हमने अपील किया था कि ये जो मुसलमान है ये इंडियन मुसलमान है और इंडियन होने के नाते उन लोगों का रहने का इंतजाम खुद गवर्नमेंट को करना चाहिए। रीच सेटलमेंट से पहले इवेक्शन कर रहा है, यहाँ पे लोगों को रहने रास्ता पे रहने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे किसी जगह पे तिरपल का अंदर घर बनाकर रहने का अधिकार नहीं है। जहाँ पे भी मुसलमान रहता है यहाँ का जो असम पुलिस है, असम पुलिस जाकर उन लोगों के ऊपर बार बार जो अटैक करता है, ये निंदा का बात हुआ है। तो इसीलिए हम मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से दुनिया के हर भाई वो बहन को हम ये बताना चाहेंगे कि तो नाज़रीन हम जानते हैं कि नूरुल इस्लाम साहब से। नूर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ये इंसिडेंट जो पेश आया, इससे पहले भी हमने प्रोग्राम में बात की थी जिसमें 10,000 से ज़ायद लोग जो है इनको यहाँ से निकाला गया था। तो बहरहाल अभी ये जो इंसिडेंट पेश आया, इस हवाले से हुक्काम का क्या कहना है, जो वहाँ के विक्टिम्स हैं वो क्या कह रहे हैं? जी जनाब, जो इससे पहले भी हमें एविक्शन हुआ था, जी, जो लोग तिरपाल के नीचे रह रहा था, आज भी हमें एविक्शन ड्राइव चला रहा था। लेकिन ये जो आज का जो मामला हुआ, 2 लोगों को मैंने एक लोग तो मौत हो गया, दूसरी मेडिकल पे हुआ 2 लोगों का, तकरीबन 10 लोग अभी तो इंजरी है, मेजर इंजरी है 7 पर्सन। बट ये जो इंसिडेंट हुआ, इनसे पहले वहाँ का डीएफओ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर उन्होंने कहा कि अपना खुद का पैसा खर्च करने अगर पड़े तो भी उनको गोलियों से भुनेगा। ये धमकी बड़ा अंदाज से बात किया जी फैमिली से। दूसरी बात है, वहाँ पुलिस ने गया जाके जो लोग तिरपाल के नीचे रह रहा था वो तिरपाल को तोड़ दिया गया। जी। तो ये जो आज का वज़ीर आला है, इनका प्री प्लानिंग था कि आज इस तरह से माहौल को खराब किया जाए, बिगाड़ जाए, तब बिगड़ने के बाद लोग जो खड़ा हो जाएगा उसको फायरिंग करके और डराने वाला अंदाज में जो काम करना है कि आगे जो एविक्शन ड्राइव चलाने वाला है उसमें लोग डरा हुआ रहे। जी। जिस तरह 2021 में किया है। आज जो 2 लोगों का मौत हुआ, तकरीबन 10 से ज्यादा लोगों का अभी जो मेजर ग्रीवेंस है जी। तो ये जिस तरह से इनह्यूमन जो एक्टिविटी चला रहा है, वो लोग भाई जो शहरी है, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन वज़ीर आला ने बार बार कह रहा है कि ये बांग्लादेशी है, इनका वोटर लिस्ट से नाम भी कटवाने का भी दावा कर रहा है वज़ीर आला ने। जो कि जो वोटर लिस्ट में नाम कटवाने वाला और इंक्लूड करने वाला या एक्सक्लूड करने का काम जो इलेक्शन कमीशनर का है, जो इंडिपेंडेंस होता है वो जी। लेकिन एक वज़ीर आला जिस तरह से कह रहा है कि इन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम भी कटवा जाएगा, क्योंकि एक्सक्लूड किया जाएगा। तो बाय जो शहरी के नाम किस वजह से, किस बुनियाद पर उनका नाम कटवा जाएगा, ये पहले सवाल है। दूसरे सवाल है, आज का जो इंसिडेंट हुआ है, 2 लोगों का मौत हुआ, 10 से ज्यादा लोगों का वहां में आपको मेजर ग्रीवियंस हुआ है, वो जीएमसीएच में अभी एडमिट हुआ है कई लोग।
तो उसके बावजूद सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कह रहा है कि पुलिस पर जो अटैक किया है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ऑफिसर पर अटैक किया उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और हालांकि आज का जो लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश यादव लॉ एंड आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बाकायदा कहा है कि हर लोगों को कुछ लोगों को जब्त में लिया गया है और बाकी लोगों को लिया जाएगा। ये एक डरावना एक हालात पैदा कर रहा है कि कोई आवाज ना उठाए, जो आवाज उठाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। एक लॉ एंड ऑर्डर आईजीपी मैंने तो पहले की कह रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ पुलिस को गुंडा की तरह यूज कर रहा है असम का वजीर आला हेमंत बिश्व शर्मा। तो मेरा हम लोग एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन होने के बावजूद जो लोगों को जो शहरी को रहने के खाने का जो बंदोबस्त करना चाहिए सरकार, वो सरकार उनको अपना घर बार तोड़ रहा है। नूर साहब ये कहा जा रहा है ना कि हमने लोगों को जिनके मकानात यानी मुनहदम किए गए, डिमोलिशन हुआ, उनको हमने दूसरी जो है जो अराजी है, लैंड है, वो हमने उनको फराहम की। जैसे 10,000 लोगों की बात की जाए तो ये कहा गया कि हमने उनको अलॉट कर दिया है, हम उनको जो है देने जा रहे हैं। और ये बाज मिसक्रिएंट्स हैं जो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे हम निपट रहे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को एविक्शन करना है तो पहले उनको रिहेबिलिट करो, रीशेल्टर करना चाहिए, पहले रीशेल्टर होना चाहिए, मतलब बिफोर रीशेल्टर आफ्टर एविक्शन होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, मेरा नहीं है। वो तो बाकायदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन को वायलेट कर रहा है। दूसरी बात है, ये देखिए जो इन लोगों ने कह रहा है कि इलीगल जो कब्जा कर रहा है, वो लोग कह रहा है। जी। अगर असम में देखिएगा तो 80-90% लोग इलीगली कब्जा किया हुआ है, क्योंकि इसमें कई सारा ये बात है, ये आपको ज्यादा वक्त लगेगा क्योंकि उसको तफसीलात में आपको बयान करने में, तो उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। तो दूसरी बात है, ये जो लोग रह रहा है, ये लोग हम पहले भी कह रहे हैं कि फ्लो ड्यूरेशन क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, ये 100 सालों से वहां रह रहा है। आपको 1937 का एक मस्को भी उसको डेमोलिश किया गया है, वो अब जब भारत स्वाधीन भी नहीं हुआ उससे पहले का मस्को उसको डेमोलिश किया गया है। तो ये जो बात है, ये सिर्फ ये कोई आपको निष्कर्षण का बात नहीं है, इलीगल आपको जो लैंड जो एक्विजिशन का बात नहीं है, ऑक्युपेट किया है ऐसा बात नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके कर रहा है कंप्लीटली, क्योंकि नॉन मुस्लिम लोगों को जितना भी हमने एफेक्ट किया सबको वहां में रीशेल्टर किया गया है, लेकिन मुसलमानों को सिवा जो लोग कह रहे हैं 50,000 रुपए दिया जाएगा और 1 कट्ठा जमीन दिया जाएगा, लेकिन वो पहले दे सकते थे कि नहीं, अभी तक तो नहीं दिया गया है। आज जो फायरिंग हुआ, पुलिस ने बाकायदा वो पुलिस के जरिए वहां में ये खून किया गया है, वहां में 2 लोगों को खून किया गया है, 10 से ज्यादा लोगों को वहां में घायल किया गया है। ये वजीर आला ने नहीं, नूर साहब जो सरहद पार से वो जो बांग्लादेश के से आने वाले लोग हैं, वो जो है इस तरह की यानी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है और ये सारी चीजें होती हैं जिसमें नहीं ऐसा कैसे हुआ नहीं, क्योंकि देखिए अगर 10 लोगों को किसी ने फायरिंग करेगा, पुलिस ने अगर उनका घर को तोड़ देगा, क्योंकि घर तोड़ दिया, कोई आवाज नहीं दिया, तिरपल के नीचे रह रहा है, क्योंकि 15 दिन का एक बच्चा गोदी पे है, माँ वो खड़ा हुआ है, वो वीडियो भी आपके पास है, वो फोटो भी देखा है। लेकिन ये जो देखिए कम से कम मेडिकल जो माने साइंस के मुताबिक कम से कम 40 रोज उनको एक रेस्ट की जरूरत है जी। लेकिन 15 दिन हुआ उनका बच्चा पैदा किया हुआ, वो बच्चा लेके खड़ा हुआ है माँ, ऐसा हालात है। इन ह्यूमन एक्टिविटी चला रहा है हमें टोटली। एक क्या हुआ 21st सेंचुरी में इसको क्या होता है कि एक हिटलर जो जर्मनी में जो हिटलर था ना, ये वजीर आला हेमंत बिश्व शर्मा एक हिटलरी रेजिम यहाँ में स्टेब्लिश कर रहा है, और इस तरह से लोगों को जहन में एक डिजीज पैदा कर रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से हम लोग इस तरह से एक एविक्शन ड्राइव चला रहा है कि इनको यहाँ से भगाया जाए, क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन को भगा नहीं सकते, सिर्फ इन लोगों को एक इस तरह से जो टर्चर कर रहा है। तो किसी आप देखिएगा वर्ल्ड में किसी स्टेट में इस तरह से अभी 21st सेंचुरी में कहीं आपको मिलेगा। तो उसके बावजूद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, असम ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो गुवाहाटी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, इनके शो मोटो जिस तरह से लेना चाहिए था अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया नूरुल इस्लाम साहब, आपसे फिर हम राब्ता करेंगे और फिर मज़ीद जो अपडेट्स हैं और सूरत हाल इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया संतोष कुमार साहब, आपने सुना अभी नूरुल इस्लाम साहब जो वहीं से हैं, वहाँ की सूरत हाल, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो बहरहाल इस सूरत हाल को मैं आसाम की तरफ, बिहार की तरफ आऊँगा और फिर वोटर लिस्ट के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन आसाम में भी वही चीज़ हमने देखी है कि बहुत सारे बाहर से आ गए हैं, वो जो है शरीयत हासिल कर रहे हैं, वो जो है इलीगल कब्जे कर रहे हैं। और फिर दूसरी चीज़ फॉरेस्ट लैंड है या फिर दरिया के किनारे ब्रह्मपुत्रा के जो है रह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो अभी नूरुल इस्लाम साहब कह रहे हैं ठीक है, लेकिन उनको हटाने के लिए भी कोई एक प्रोसेस है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि सरकार की जानिब से जो कार्रवाई की जा रही है आसाम में, वो कितनी जो है बराबर है या फिर क्या कुछ उसमें कमी ज़्यादती हो रही है? आप इसको कानूनी नुक्ते नज़र से देखें तो क्या कहेंगे? जी सर, सबसे बड़ी बात यह है जी कि ये जो इलेक्शन कमीशन की टाइमिंग और एक्शन, इस दोनों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो यही पाते हैं कि कहीं ना कहीं यह जो है दलित पिछड़े मुसलमान जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है जी, उनके विरुद्ध कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। अब जो इलेक्शन कमीशन ने जो पहले तय किया था, हाँ, उसमें न तो वो वोटर आईडी को मानने को तैयार था, नहीं जो है आधार कार्ड को मानने के लिए तैयार था। तो अगर ये इस तरह के अगर डॉक्यूमेंट नहीं माने जाएंगे और आप टाइमिंग जो है 4 महीने का दे रहे हैं, अगर बिहार के संदर्भ में बात करें जी, तो इसके पीछे आप मंशा क्या पा रहे हैं? कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं हमारे देश में, जो दलित पिछड़े मुसलमान जो आजादी के 70 साल 75 साल बाद भी हाशिए पर जिंदगी जी रहे हैं जी जी, न तो उनका रिप्रेजेंटेशन है, नहीं रिजर्वेशन के बावजूद उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है जी, और उन्हीं लोगों को वोट से वंचित करने का ये षड्यंत्र क्या आपको नजर नहीं आ रहा है? मेरा बिल्कुल वो नहीं है कि आप जो है ना करें, आपको पूरा राइट है, बिल्कुल करें, लेकिन आपने 2020 में चुनाव कराया, 2020 से आप शुरू कराते, किसने रोका था आपको? लेकिन संतोष साहब देखिए, मतलब जिस तरह से इसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई। ख्याल आ रहा है जी सर, मैं 1 मिनट पूरा करूं। 2025 में अगर आपको ख्याल आया कि मुझे इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, तो आप नेक्स्ट इलेक्शन से करते। क्या जरूरी है कि 4 महीने में ऐसी चीजें की जाए और करके एक बहुत बड़े आबादी को वंचित कर दिया जाए वोट करने से? ये इलेक्शन कमीशन जो जिस चीज का जो प्रचार करता है कि वोटिंग रेशियो को बढ़ाया जाए, और खुद इलेक्शन कमीशन इस चीजों से जो है वोटिंग परसेंटेज को गिराने की कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ी आबादी को वंचित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे जी प्लीज, हाँ, मेरा जो सवाल है सिर्फ टाइमिंग को लेकर के है जी। लेकिन संतोष साहब, अब बात यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई जो प्रोसेस चल रहा है। हाँ, ये सवाल ज़रूर किया है कि आप आधार को क्यों जो है यानी एक शनाख्त के तौर पर इसको क्यों आप नहीं इसको उस फहरिस्त में शामिल करते। तो फिर उनसे यानी हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन से जो है सफाई मांगी है, वो 21 को जो है जाएगी, फिर 28 को। रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें देखते हुए। हाँ ठीक है, टाइम पर उन्होंने भी सवाल किया है, सवाल उठाया है, तो इसको हम किस तरह से लें, क्योंकि लोग तो अभी वो प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, उनको जो है करना है सारी चीज़ें। सर मैं एक्चुअली हम लोग डेमोक्रेसी में हैं जी जी, और डेमोक्रेसी में अदालत जो है ना, जो कोर्ट है जी, वो एक अलग हिस्सा है डेमोक्रेसी का, और पार्लियामेंट अलग चीजें हैं, इलेक्शन कमीशन एक अलग चीजें हैं। तो हर चीज को सिर्फ हम न्यायपालिका पे वो नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा हिस्सा ये है, सबसे बड़ा जो राइट है, हाँ, वो मतलब सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेसी का वो है इलेक्शन जी जी बिल्कुल, और वोटिंग राइट बिल्कुल। तो इलेक्शन और वोटिंग राइट को बड़ा फ्री और फेयर कराने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन है जी, हाँ, और इलेक्शन कमीशन वोटर को डिप्राइव करने के लिए नहीं है। लेकिन जो एक्ट है इलेक्शन कमीशन का, इससे बहुत बड़ा तबका डिप्राइव होने जा रहा है। तो हम इसको कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हिस्सा माने इस डिसीजन को, और क्यों माने? जो अब बताइए कि वोटर लिस्ट आप बना रहे हो, आपका जो बीएलओ होता है, आपके कर्मचारी होते हैं,
उनका काम होता है सर्वे करना, सर्वे करके इंफॉर्मेशन लेना कि कौन से लोग जीवित है, नहीं है, मर गए, एड्रेस चेंज हो गया, उसके बाद ही तो वोटर लिस्ट बनती है। ये हर साल का प्रोसेस है। जी हाँ। ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले जो है कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, कोई लिस्ट से नामें नहीं काटी गई और कोई नहीं जोड़ा गया। हर इलेक्शन में नाम काटी जाती है और हर इलेक्शन में जोड़ने की प्रोसेस होती है जी। तो आप अगर प्रोसेस को ही चेंज कर रहे हैं तो पहले तो आप रीजन असाइन करेंगे कि भाई ऐसा क्या आपके सामने आ गया जिससे आप असाइन आपको चेंज करना पड़ रहा है। और अगर चेंज करना पड़ रहा है तो आपने सफिशिएंट टाइम ले रखा है कि आपके पास सफिशिएंट साधन है जी, संसाधन है। तो ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हैं और देख करके कैलकुलेशन है तभी तो आप डिसीजन लेंगे। जी बिल्कुल। सिर्फ डिप्राइव करने के वजह से, मतलब सिर्फ डिप्राइव करने के नियत से और लोगों को उसके नियत से अगर करेंगे तो निश्चित है कि इलेक्शन कमीशन की नियत पे सवाल उठेगा। ठीक। अब बताइए कि अभी हम जुलाई में हैं, आप 17 जुलाई आज हो चुका है जी हाँ, और अक्टूबर में चुनाव होना है जी। और बिहार जैसे मैग्नेटेड स्टेट जहाँ की सबसे बड़ी आबादी जो है दूसरे स्टेटों में, दूसरे स्टेट्स में, जी हाँ, तो वो लोग कैसे करेंगे, क्या उनको सुविधा दे रहे। और जो लेबर है, मतलब आप जब माइग्रेशन में भी जो सबसे बड़ा क्लास है वो लेबर है। हाँ बिल्कुल। और उस लेबर का अगर आप देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा जो है दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी है। बिल्कुल। तो ये तो उन्हीं के विरुद्ध सीधा षड्यंत्र है जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं इसको ऐसे समझा जाए। अब देखना ये होगा कि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और क्या फौरी तौर पर रोक लगेगी। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि बड़ी तादाद है वो इससे मुतासिर होगी और मुतासिर होगी तो फिर ये जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी मुतासिर होगा। तो इस पर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। संतोष साहब, ये बात हम बिहार की कर रहे हैं, इसी को लेकर दीगर स्टेट्स में भी एक तशवीश का माहौल जो है बन आया है कि भाई क्या होगा। अच्छा, सिर्फ वो प्रोसेस भी बड़ा आसान नहीं है बल्कि ये भी हो रहा है कि आप न सिर्फ आप जो है आपका वोटर यानी आपका आधार कार्ड कबूल नहीं किया जाएगा एज ए शनाख्त के तौर पर, उसके साथ साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट न सिर्फ आपका बल्कि आपके वालिदैन का, सरपरस्तों का, पेरेंट्स का भी जो है देना होगा। ये चीज चल रही है। अब इसको लेकर दीगर स्टेट्स में जो है जी सर एक बात बताओ जी, जिस स्टेट में हम लोग जी रहे हैं, हाँ, इस स्टेट की अगर आप 50 साल से ज्यादा के लोगों की बात करेंगे जी तो कितने % आबादी है जिसकी सही डेट ऑफ बर्थ है। बहुत बड़ी आबादी होगी। बहुत बड़ी आबादी है जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है स्कूल के मास्टर साहब तय करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब वो एडमिशन के लिए अगर आप आज से अगर 50 साल बैक में जाएंगे, 40 साल बैक में जाएंगे, 30 साल बैक में जाएंगे, कोई तस्वुर नहीं था। तो मास्टर साहब ही डेट ऑफ बर्थ बैठा करके लिख देते थे क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज भी जो है अगर हम जो बैकवर्ड स्टेट है, जैसा मैं राजधानी के बगल हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हरियाणा के अगर जो नू और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे अगर हम चले जाएं तो आज भी बेसिक सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल। तो वैसी स्टेट में या वैसी जगहों पे कितने लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा नहीं, आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, ये तो सूरत हाल है। बहरहाल संतोष साहब, बिल्कुल आखिरी हमारे पास आखिरी पड़ाव में हैं हम, हमारे पास 4-5 मिनट हैं। आसाम के जो नूर साहब थे उनकी बात आपने सुनी। इवैक्यूएशन का मामला है, इलीगल जो है कब्ज़ों की बात है और लोगों को वहाँ से निकालना की बात है। वो एक ड्राइव चल रही है, लेकिन इस दरमियान हम देख रहे हैं कि अभी नहीं हुआ, आसाम में इससे पहले भी फायरिंग के वाक़यात हुए जिसमें लोगों की जानें गई। अब भी जो है 2 लोगों की जानें गई हैं, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो इस प्रोसेस के हवाले से आप क्या कहेंगे जी। देखिए, देश में जो है जी कुछ राजनीतिक दल और पार्टियां जो है चाह रही हैं डिवाइड एंड रूल। जी जी। पूरी आबादी को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए, सिटीजन को सिटीजन नहीं रहने दिया जाए और उसको मूल मुद्दे जो देश के शिक्षा, बेरोजगारी और जो मूल मुद्दे हैं उस पर सवाल न उठे जी। अगर उठे तो हिंदू मुसलमान करके हम वो कर दें। अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी
हाँ हाँ, कि एक बड़ी पार्टी के नेता से जब लोगों ने सवाल किया, जी जी, बेसिक मुद्दे, बेसिक सवाल किया, तो उन्होंने जो है जय श्री राम औके नारे लगाने लगे। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं जो है पूरे देश में एक वो चल रही है कि जो बेसिक मुद्दे हैं, हाँ, जहाँ पे कुछ पार्टियां फेल्योर है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, निकम्मी साबित हुई, उस चीज को छुपाने के लिए, दबाने के लिए सिर्फ यही कोशिश चल रही है कि डिवाइड एंड रूल किया जाए, हिंदू मुसलमान किया जाए और लोगों को बेसिक मुद्दे से दूर कर दिया जाए। जी, इसका ठीक है, बिल्कुल ये आपने बात बिल्कुल की, और ये हम देख रहे हैं जब भी हमारे मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं तो इसी तरह की सूरत हाल हो रही है। लेकिन साथ ही साथ जो ये इवैक्यूएशन ड्राइव चलना और मकानात को या फिर किसी को भी जो है बेघर कर देना, जिस तरह से नूर साहब ने कहा कि पहले उनकी रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, तो इस हवाले से खामोशी हम देखते हैं कि हज़ारों अफराद यानी बेघर हो रहे हैं, पहले उनकी रिहैबिलिटेशन नहीं होती है, पहले उनको जो है बेघर कर दिया जाता है। तो इस हवाले से क्या चीज़ हो, क्या मामला होना चाहिए, हमारा कानून जो है क्या कहता है, और ये किस तरह की जो है सरगर्मी चल रही है, इस हवाले से 2 मिनट है हमारे पास। सर, सबसे बड़ा मसला ये है जी कि आज के डेट में जो भी सरकारें आती है, हाँ, तो वो अपने जीत और हार और कॉम्बिनेशन और सोशल इंजीनियरिंग, जी जी, उसके नजरिए से ये तय करती है कि मुझे क्या करना है। वो कानून, लॉ एंड ऑर्डर और अपनी ड्यूटी, लीगल ड्यूटी को वो भूल जाते हैं। हाँ, और सबसे बड़ा मसला यह है कि जो हमारे यहाँ लीगल सिस्टम है, जी जी, इसमें जो व्यक्ति विक्टिम है उसको न्याय मिलते मिलते बहुत लंबा वक्त गुजर जाता है और कई बार न्याय भी नहीं मिलता है। जी, तो इसी का जो लाभ राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां है, इस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं, हाँ, कहीं ना कहीं इसी तरह की लाभ ले रहे हैं और जनता जो है अपने बेसिक चीजों से डिप्राइव हो रही है। जी, और जो लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, हाँ, वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, और न्यायपालिका के पास इतने मैटर बढ़ चुके हैं, ऑलरेडी इतनी पेंडेंसी है, हाँ, हाँ, कि न्यायपालिका जो है अपने कार्यों को करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। चाहे उसके पास जजेस की संख्या कम होना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो, क्योंकि जजेस की संख्या और इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी जो है कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा पूरा किया जाना है। और सरकार और लॉ मिनिस्टर जो है वो इस चीज को जो है करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लगता है कि चूंकि सबसे ज्यादा जो मामले हैं जी अदालतों में वो सरकार के विरुद्ध ही है, सरकार के अगेंस्ट ही है। तो सरकार का जो है कहीं ना कहीं जो वर्किंग स्टाइल है वो सस्पिशियस है। जी, और ये वजह है कि जो बहुत बड़ी आबादी है जो विक्टिम है, हाँ, उसको न्याय नहीं मिल पा रही है टाइम पे, और यही वजह है कि सरकार के जो है गलत कार्यों में हौसले बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। जी जी, शुक्रिया। नाज़रीन, बात यहाँ पर यही है कि चाहे वो आसाम का मामला हो, चाहे वो बिहार का मामला हो, चाहे अब मुल्क के हवाले से जो तशवीश एक बढ़ती जा रही है, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी जमहूरिया है, लेकिन वहाँ पर यानी उसी जमहूरिया में उस जमहूरियत को यानी बनाने वाले और उस जमहूरियत के तशख़्ख़ुस को हम कहेंगे, उसकी बुनियादों को हम कहेंगे मज़बूत बनाने वाले, वो होते हैं वोटर्स, वहाँ के लोग। और अब उन्हीं की शहरियत अगर मशकूक कर दी जाएगी या फिर उन्हीं को बाहर का जो है बना दिया जाएगा, या उन्हीं से ऐसे सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे जो उनके लिए मुहाल होगा, यानी जो बुनियादी जो सर्टिफिकेट्स हैं, ज़्यादातर जिस तरह से संतोष साहब ने भी कहा, जिस तरह से नूरुल इस्लाम साहब ने भी कहा कि वो लोग जो बिल्कुल पसमानदा हैं, उनके पास जो बेसिक उनके पहले तो उनकी तालीम के असनादात वगैरह वगैरह, ठीक है कोई और एलिट क्लास होगा, उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये किस तरह का मुतालबा किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद इसी तनाजुर को मद्देनज़र रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सभी से ये कहा है कि आप जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके जो है शनाख्त बन सकती है, आप उसको महफूज कर लें, क्योंकि जो आने वाले हालात हैं वो बहुत कुछ जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि हमारी नज़रों के सामने आसाम भी है, हमारी नज़रों के सामने इस वक्त बिहार भी है। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये सूरत हाल है दुनिया की जो सबसे बड़ी जमहूरिया है वहाँ पर। क्या सवाल यही रहेगा यानी बरकरार कि क्या यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है? इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।